प्रबंध मंडल के चेयरमैन अनंत जी, आदरणीय कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, उप कुल सचिव महोदय और योग विभाग के विभाग प्रमुख, सभी का हम इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आपका अभिनंदन करते हैं। और जो विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर जमुना मिश्रा जी और BHU से जो जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर तुषार कांत शास्त्री जी जिनके साथ हम लोग काम किए हैं, उन सब का भी अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय ने इस विषय को लेकर के कि विद्यार्थियों में किस प्रकार से हम व्यक्तित्व निर्माण में योग का योगदान कर सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और AKS यूनिवर्सिटी के साथ में इसका हम कहेंगे तो हमारा संबंध जब ये बन रहा था या बनने का विचार किसी के मन में आया था, तब से इस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में हमारा संबंध रहा है। इसलिए सहज रूप से एक लगाव रहता है। जब विश्वविद्यालय की कल्पना के बारे में विचार हुआ कि सतना में बनना है, इस प्रकार से बनने वाला है, और जब मध्य प्रदेश सरकार विधेयक लाने वाली थी, उसके पहले शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका चित्रकूट प्रवास हुआ। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, किस प्रकार से होना चाहिए। चूंकि पहले ग्रामोदय विश्वविद्यालय का जो सारा एक्ट था, जो इंस्टीट्यूट्स थे, वो सब आप लोगों ने बनाए हैं, पहले बने हैं, और ये 2 नए अपने यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी बनने वाली है मध्य प्रदेश में, जो आगे आने वाले शिक्षा के क्षेत्र के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश में हो सकता है। AKS यूनिवर्सिटी पहले से भी शिक्षा के क्षेत्र में और नई नई तकनीकी के क्षेत्र में ये लोग काम करते थे। अनंत जी ने जैसे अभी बताया कि वो YouTube में लाइव कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, तो इनको पहली बार जब इनके बारे में जाना सुना, तो यही इनकी प्रतिभा के बारे में पता चला कि एक समारोह को ये और अपलोड करके इसको टेलीकास्ट करने वाले हैं, ग्लोबली टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो हमने सुना, उनको बातचीत भी सुनी, देखा भी, उस कार्यक्रम को भी देखा। और तब का समय और आज ये कोरोना महामारी के समय अब ये अत्यंत आवश्यक हो गया है। उस समय एक विशेष हुआ करता था जब उन्होंने शुरू किया, और ये अकेले होते थे ये करने वाले। हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम में आपसे अनुरोध किया कि उस कार्यक्रम को हम लोग इस ढंग से प्रसारित करना चाहते हैं कि ये ग्लोबली पूरी दुनिया में जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाए। उनका सहयोग भी मिला, और समय समय पर वो चित्रकूट के कामों में सहयोग करते रहे, और हम लोग भी AKS यूनिवर्सिटी में जब भी कभी आवश्यकता होती थी उनका सहयोग करते रहे। बहुत सारी चीज़ें उनकी जानकारी में नहीं है, उसके अलावा भी हम लोग उस विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर के उसको अच्छा बनाने का और फैलाने, बढ़ाने और उपयोगी बनाने के लिए हमेशा से प्रयास करते रहें। आगे भी जब आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से करेंगे, और ये विश्वविद्यालय विंध्य क्षेत्र के लिए नए मानदंड स्थापित करे, नए मापदंडों के साथ आगे जाए। ये हमारी स्वयं की और परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख, जिन्हें भारत रत्न इस बार मिला है, जिनके साथ लंबे समय तक काम करने का हमें अवसर मिला। ये विषय जो आज का है अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और परम आदरणीय नानाजी देशमुख और उस अवस्था के जितने भी लोग थे, वो 100 वर्ष की आयु का जीवन पूरा करते थे। और वो अपने यहाँ कहा भी गया है कि आजीवन स्वस्थ रहने की जो विधा है, उसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या का बहुत बड़ा योगदान है। और अपनी जो सनातन सभ्यता है, जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो इस प्रकार की रही है कि हम लोग उसका पालन करते थे, और पालन करने के कारण ही हमारे यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो अच्छा रहता था, बीमारियां कम होती थी, कभी कोई महामारी आई, तकलीफ में, परेशानी में रहे। नहीं तो सामान्यतः भारत के जो महिला हो या पुरुष स्वस्थ रहते थे। अभी हम लोगों ने देखा होगा 90 वर्ष की महिलाएं भी अच्छा व्यायाम करती है, और दिन भर तो उनका व्यायाम होता ही है काम में, चाहे वो आटा बनाने से लेकर के और घर की सफाई से लेकर के उनकी सब प्रकार की, अगर व्यायाम कहा जाए, आसन कहा जाए, उनका सब प्रकार का व्यायाम, आसान जो दिनचर्या थी, जो काम थे, उसमें ही हो जाता था। और जो खेती के काम थे हमारे, उसमें दिनचर्या ऐसी रहती थी कि हमारा किसान मजदूर वो स्वस्थ रहता था, सामान्यतः शरीर की उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती थी।
परंपरा इतनी अच्छी थी कि हमें भाई नीम का सेवन करना है, जल्दी जागरण करना है, शुद्ध जल लेना है, भोजन में ये खाना है, ये नहीं खाना है, व्रत उपवास, सप्ताह में एक दिन धर्म के नाम पर हो गया, कभी कर्म के नाम पर हो गया। लेकिन एक अपनी जो भारत की जो जीवन पद्धति है, जो जीवन शैली है, उससे भारत का जो मानव है, मानव समाज है, महिला पुरुष बच्चे, वो स्वस्थ रहे। और इस कोरोना महामारी के समय भी जो सतर्कता बरती गई है, उस कारण से जितना नुकसान अपने होना चाहिए वो इसी कारण से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर घर में जो चिकित्सा पद्धति है, जो दादी के नुस्खे, नानी के द्वारा बताए गए नुस्खे, माता पिता के द्वारा जो बताई गई विधियां हैं, जो परंपरा से चली आ रही हैं, जिनको हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, अपनी कहावतों में है, जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें, उनमें ये सब बातें कही गई हैं। और अपने यहाँ के जो भी विद्वान दुनिया में कहीं भी गए हैं, उन्होंने इस योग की विधा को या भारत की सनातन पद्धति को या जो अपनी जीवन जीने की जो कला है उसको जब अन्य देशों के लोगों को सिखाया तो उनका भी जीवन अच्छा बना है। आज अपने बीच में डॉक्टर जमुना प्रसाद मिश्रा जी हैं। हमने सुना कि इटली में कितनी महामारी थी, लेकिन उनके 10,000 से भी अधिक वहाँ योग उन्होंने लोगों को सिखाया, महिला पुरुष और अधिक आयु के भी लोग हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इतनी महामारी और इटली में इतने रोगी होने के बाद भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा सिखाए गए योग वाले, वो कोई भी बीमार नहीं पड़ा, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से उनसे बात करते हुए, उनको समय समय पर बताते हुए, यहाँ से उन्होंने उनको इटली के भी हजारों लोगों को स्वस्थ रखा है। तो ये जो यहाँ पर सेवा की बात है, जो एक ह्यूमैनिटी की बात है, वो अपने योग के माध्यम से, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता भी इसी कारण से दिलाई। चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने किया हो, महेश योगी जी ने किया हो, ओशो ने किया हो, महर्षि अरविंद ने किया हो, या महर्षि पतंजलि से जो अष्टांग योग की बात अपने यहाँ आई, उसके जो उन्होंने सूत्र बताए, अब वो सूत्र इतने महत्वपूर्ण है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। हमें बुराई छोड़ना है, यम, यही इतना बड़ा सूत्र है कि विद्यार्थी के जीवन को बदल सकता है, युवाओं के जीवन को बदल सकता है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब उसमें से जो बुरा है वो छोड़ना है, अच्छा लेकर के चलना है। जो अच्छा लेकर के चलना है वो नियम है। तो नियम का पालन अगर हमने अपने जीवन में किया तो हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी हो सकती है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सभी हमारी जो नियम है उनके कारण से ठीक रह सकता है। अगर हम नियम का पालन करते हैं, सुबह जागरण है, इसके बाद जलपान है, उसके बाद पढ़ना है, या उसके बाद कुछ जो दिनक्रम है, उस दिनक्रम का अगर हम कड़ाई से पालन करते हैं, नियम से पालन करते हैं, तो हमें आजीवन स्वस्थ भी रहना है। हमारा मन भी अच्छा रहेगा, मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी, उसका विकास भी ठीक प्रकार से होगा। भले हमें खाने के लिए काजू, किशमिश और बादाम ना मिले, लेकिन अगर हमें सामान्य भोजन भी मिल रहा है, हमारे आसपास जो फल फूल मिल रहे हैं उनको भी अगर हम ले रहे हैं, गांव में जो खाने के लिए हमारे पास में अनाज है, दलहन तिलहन है, फल सब्जियां, दालें हैं, उनसे जो प्रोटीन मिल रहा है, तो वो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन हमें नियम का पालन करना है, तो हमें अच्छाई के साथ में लेकर के चलना है। जब हम अच्छाई को साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, और हम उसके कारण से विवेक अपने अंदर होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने स्वयं के लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपने आसपास के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए क्या करना है, अपने देश के लिए क्या करना है। हम तभी सोच पाएंगे जब हम अपने जीवन में नियम का पालन करेंगे। तो जिस प्रकार से पतंजलि के अष्टांग योग में जो सूत्र हैं, वो एक एक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े समय पहले की एक घटना आपको बताते हैं। एक हमारे मित्र, वो आजकल डीन है, पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनके भाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए, संस्कृत के आचार्य रहे, बाद में उन्होंने पीएचडी की, यहाँ कई दिन वो अध्यापन के काम में रहे। अब हम लोग सोचते हैं कि
जो समाधि कही गई है वो सही है या नहीं। ध्यान तो फिर भी लोगों को देखने को मिलता है, धारणा भी देखने को मिल जाती है, हठ योग भी देखने को मिल जाता है। नागा साधुओं को आपने हठ योग करते हुए देखा होगा, बहुत सारे योगी आपने देखे होंगे जो इस प्रकार का हठ योग भी करते हैं। लेकिन समाधि अभी कम सुनने, 30 साल 40 साल पहले लोगों को कभी सुनने को मिलता था कि स्वामी जी ने समाधि लिया, समय तय किया लिया। अभी भी 100 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं या 90 और 100 के बीच में, ऐसे कई अपने परिवारों में भी ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं हैं कि जो बता देते हैं कि हम इस तारीख को इस समय पर अपना शरीर छोड़ेंगे। ये आज के विद्यार्थी के लिए, आज के युवा के लिए ये सोचना, ये वो सोच ही नहीं पाएगा कि इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन हम आपको अभी की घटना बता रहे हैं जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा। और हम मुंबई में, वो यहाँ से मुंबई चले गए, मुंबई में वो पटकथा लिखने का काम, डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम, ऐसे बहुत सारे काम में रहे और एकांत में एक जगह साधना भी करते थे, रहते थे। अचानक उनका ज्योतिष, संस्कृत साहित्य इसमें मन रमने लगा और उसको अध्ययन, स्वाध्याय और इतने आगे तक उसमें वो बढ़ गए कि उन्होंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया कि उनको लगा कि हम इस तारीख को इस समय पर हमें ये देखना है कि समाधि हम ले सकते कि नहीं ले सकते। और उसका उन्होंने वैसे ही करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, अपने संस्कार उनके बाद के कैसे करें वो सब लिख दिया, बता दिया। और उसके बाद बिना बताए वो उस अवस्था में, योग निद्रा में, उस आसन में, उस जगह वो लेट गए। और 1 सप्ताह के अंदर उनको जो जो चीजें जैसे जैसे उनको करना चाहिए थी वैसी वैसी वो करते चले गए और उन्होंने प्राण अपने मस्तिष्क से त्याग दिए। जब हम लोगों ने देखा, उस शरीर को देखा, वो चीजें देखी, वो जो उनके द्वारा लिखे गई चीजें थी उनको देखा, पुलिस भी साथ में थी, लोग भी साथ में थे, हजारों की संख्या में लोगों ने इस बात को देखा, समझा। तब ये विश्वास हुआ कि देश में, दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस अवस्था तक जा सकते हैं। बहुत साधना उसके लिए करनी पड़ती, बहुत त्याग तपस्या उसके लिए करना पड़ती है। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि अगर कोई चाहे, सोचे, तो एक स्थिति तक वो जा सकता है। जिसको समष्टि तक की बात कही है, व्यष्टि से समष्टि तक की बात कही है, तो वो भगवान के साथ उसका तादात्म्य इस प्रकार से, एक आदर्श शक्ति के साथ उसका एक ऐसा तादात्म्य बन जाता है कि उसके निर्देश पर वो चलने लगता है और उसके और मेल के साथ वो आगे बढ़ता है। खैर, अभी समाधि की ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पतंजलि के 8 सूत्र हैं उनमें एक एक सूत्र महत्वपूर्ण है, जो भगवान बुद्ध, महावीर और जिन्होंने एक सूत्र को भी पकड़ा है हम लोगों ने, तो एक एक सूत्र के आधार पर भी अगर उनकी व्याख्या करते हैं तो योग को एक दर्शन मानते हुए, विचार मानते हुए, क्रिया नहीं, केवल एक्सरसाइज नहीं, केवल आसन नहीं, केवल व्यायाम योग नहीं, ये एक पक्ष है उसका जिसमें व्यायाम योग है, आसन है, उसकी कई विधाएं हैं और उन विधाओं को धीरे धीरे समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो हमने लेना है। और इस प्रकार से, जैसे हम स्वयं का ही अपना अनुभव बताएं कि बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के कारण संघ की शाखा में ही बचपन से योग सीखने को मिला। उसको पहले व्यायाम योग, फिर विद्यालयों में जब पहुंचे तो विद्यालयों में सभी लोग देखते हैं, शासकीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, प्रार्थना के साथ व्यायाम योग कराते हैं। हमारे पिताजी स्वयं योग के शिक्षक थे, जो मध्य प्रदेश में जितने भी शासकीय विद्यालयों के शिक्षक होते थे उनका आज से 30-40 साल पहले एक प्रशिक्षण होता था, एक प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में था। तो योग प्रशिक्षक के तौर पर वो मध्य प्रदेश में थे और वो सभी को योग का प्रशिक्षण देते थे। उसके बाद में हम लोगों ने बाल्यकाल में संघ की शाखा में, फिर घर परिवार में, उसके बाद में गांधी स्मारक निधि में, छतरपुर में गांधी स्मारक निधि में भी जो हमने प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई की, उसमें योग की भी पढ़ाई होती थी, उसके लिए सीखना पड़ा, पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा। तरुण अवस्था में विद्यार्थी परिषद के काम में कम समय मिला, लेकिन सुबह प्रातः काल जितना आवश्यक है उतना करना है। व्यस्तताएं और भी बढ़ती गई, कभी कर पाए, कभी नहीं कर पाए, कभी नियमित रहा, कभी अनियमित हुआ। लेकिन अनुभव यह है कि अगर नियमित रूप से किया जाए योग के अभ्यास, योग, आसन, जो भी कुछ आपकी आयु के आधार पर जिन आसनों के बारे में बताया गया, इनको भी किसी की सहायता से किया जाए, मार्गदर्शन से किया जाए। आज तो बहुत सारी चीजें
बाबा रामदेव जी ने घर घर योग पहुंचाया है, उसके पहले भी बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने, जितने अपने तीर्थ क्षेत्र हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, दुनिया भर के लोग आकर वहां योग सीखते हैं। अभी चित्रकूट में भी सीखते हैं, अपने विंध्य क्षेत्र में अमरकंटक है, वहां भी आश्रमों में सीखते हैं। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता मिली है, अभी पूरी दुनिया में योग सीख रहे हैं लोग, सीखना चाहते हैं। और इस कारण से अपने यहाँ पर जो विद्यार्थियों की योग की पढ़ाई हो रही है, योग विज्ञान की पढ़ाई हो रही है, योग विज्ञान की पढ़ाई में यम नियम ये सब सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वो स्वयं अपने जीवन में भी पहले शिक्षक को उतारना है, फिर उनको अपने विद्यार्थियों को सिखाना है। तो जो हम स्वयं जीवन में पालन करेंगे, अगर योग सिखाने वाला स्वयं स्वस्थ नहीं होगा तो लोग नहीं सीखेंगे। इसलिए योग करने वाले का जो शरीर है उसको देख करके, उसकी एकाग्रता, उसकी शांति, उसके बात, उसका विचार, ये सुन करके आप समझ सकते हैं कि इनका योग का कितना अभ्यास है, किस स्तर तक का इनका अभ्यास है, कितनी इनकी क्षमता है। और उस क्षमता के आधार पर वो फिर शिक्षण, प्रशिक्षण और बाकी काम वो करते हैं। आज दुनिया भर में अभी गायत्री शक्तिपीठ ने शांति कुंज में बहुत सारे पाठ्यक्रम पहले बनाए थे, वहां से चल रहे, वहां से भी पढ़े हुए बच्चे रह रहे, काम कर रहे। हम लोगों ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, नाना जी ने जब विश्वविद्यालय बनाया तो योग का पाठ्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ में ही शुरू किया, योग के विद्यार्थी आए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं हम लोगों ने उस समय वहां पर की, और आज वहां के पढ़े हुए विद्यार्थी पूरी दुनिया में योग सिखा रहे हैं, जिससे अपना व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा कर रहे हैं वो, और उनका व्यावसायिक जीवन भी अच्छा चल रहा है। मुंबई में, कलकत्ते में, दिल्ली में घर घर जाकर योग सिखा रहे हैं, कोई एक केंद्र बना करके योग सिखा रहा है, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई विश्वविद्यालय में रिसर्च तक उसको कर रहा है। और इस प्रकार से अगर अपने विश्वविद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन में हमें योग को उनके जीवन में उतारना है, उनके जीवन का अंग बनाना है, तो अपने वहां पर भी योग की कक्षाओं के पहले हमें उनको कुछ व्यवहारिक योग का ज्ञान उनको कराना है, उनको थ्योरी भी सिखाना है, उनको प्रैक्टिकल भी सिखाना है, दोनों तरह की चीजें सिखाना है। और अपने विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला रहे, उसके साथ साथ जहां कहीं ये विद्यार्थी रह रहे हैं वो आसपास के समाज को भी शिक्षण, प्रशिक्षण दे सकते हैं। अभी तो इस विधा को और आगे बढ़ाने के लिए जो शरीर विज्ञान है, वो शरीर विज्ञान को भी देख करके, ध्यान में रख करके योग को करने के लिए व्यवस्था बनाई गई, जिसको आयंगर पद्धति से आगे बढ़ाया गया। और उससे भी अधिक काम फिर उसमें जो किया वो करंदीकर जी ने किया। तो करंदीकर जी ने पूरी दुनिया में ऐसे लोग जिनका वजन अधिक है, जो योग के आसन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, उनको सहायक सामग्री के माध्यम से योग कराना। क्योंकि योग अगर एक दिन, 2 दिन वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, या उसका मन विचलित हो गया, एकाग्रता नहीं रही, तो वो छोड़ देता है, नहीं कर पाता है। सूर्य नमस्कार भी हम लगातार अगर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, जो स्थिति चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसलिए उसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। और ये नियमित अभ्यास ही हम लोगों को योग में जो नियम की बात कही गई है, वो नियम से चलने की बात को सिखाता है। और इसलिए हम लोगों को जो ये करंदीकर जी ने योग की विधा को शरीर विज्ञान के हिसाब से बताया, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को देख करके बताया, सिखाया, तो आज जो बड़े बड़े वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से पढ़े हुए लोग हैं, वो भी इस प्रकार के व्यायाम योग सिखा रहे हैं। फिजियोथेरेपी की भी पढ़ाई शुरू हो गई है देश भर में, उसमें भी सहायक लोगों की भी पढ़ाई शुरू हो गई है, 5-5 वर्ष के कोर्स शुरू हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें एक स्थान पर ला करके, उनका संग्रह करके, उसमें से कोर्स कैरिकुलम बना के, सिलेबस बना के, थ्योरी प्रैक्टिकल करते हुए, और साथ में कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी और समाज का भी भला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, अभी जैसे चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जो प्रशिक्षक या वहाँ के जो शिक्षक हैं, उन्होंने पूरे संपूर्ण क्षेत्र के आश्रमों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रशिक्षण दिया। और उन्होंने संपूर्ण चित्रकूट में ये सोचा कि घर घर में योग हो, अगर हम एक साथ नहीं कर सकते तो घर घर में, आश्रमों में योग का प्रशिक्षण दिया जाए, और उससे हम लोगों को आगे उनको उत्तम स्वास्थ्य दे सके। तो आजीवन स्वास्थ्य प्राप्त कराने की दिशा में जितना योग का महत्व, उतना ही प्राकृतिक चिकित्सा का, उतना ही दिनचर्या का, उतना ही ऋतुचर्या का महत्व है। और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
हम योग को जितना महत्व देंगे, जितना स्थान देंगे, उसने ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को और उसके आगे भी जब मानव को कुछ सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, जो विवेक की आवश्यकता होती है, उसको हम और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और देश के लिए, समाज के लिए हम उपयोगी बन सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हमें ये इन नियमों का पालन करते हुए, और खास करके विद्यार्थी के लिए तो लक्षण बताए ही हैं कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए, कब उठना है, कब खाना है, कब क्या करना है, अपने लक्षण बताए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उनके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, प्रतिभाशाली बना सकते हैं। आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर कपिल देव मिश्रा जी जुड़े हैं, उनका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आगे के आपके जो विषय हैं, उन विषयों का संचालन ठीक प्रकार से हो, इसलिए डॉक्टर जमुना प्रसाद मिश्रा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, या शांति कुंज से अगर डॉक्टर पंड्या जी जुड़ते हैं, तो जो भी योग के शिक्षक प्रशिक्षक हैं, डॉक्टर तुषारकांत शास्त्री जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग जितना अच्छा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में जो प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए हैं, देश भर से या दुनिया भर से जो सम्मिलित हुए हैं, वो उनको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाना है, हमें अपने आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, और हम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। मुंबई में, पुणे में बहुत सारी संस्थाएं इस प्रकार के काम में लगी हुई हैं कि वो उसकी एक चेन बना देते हैं। एक शिक्षक और वॉलंटरी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा विभाग है, वो ऐसे योग के जो प्रशिक्षित योग्य प्रशिक्षक हैं उनका पहले प्रशिक्षण करते हैं, फिर वो नीचे जाकर के दूसरी उसकी तैयारी करते हैं, दूसरे क्रम में लोगों को सिखाते हैं, फिर तीसरे क्रम में सिखाते हैं, चौथे क्रम में सिखाते हैं। तो ये केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं या पैसे वाले लोग हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकता है, सेवा बस्ती में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। खेल का मैदान अगर मिलता है, छोटी जगह मिलती है, एक हॉल मिलता है, एक कमरा मिलता है, उसमें भी 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 महिलाओं को, 20 महिलाओं को, जितना स्थान मिलता है, जो सेवा करना चाहता है, ऐसे सेवा भाई महिला पुरुषों का चयन करके उनको प्रशिक्षित करके हम संपूर्ण शहर में अपने योग विभाग के तरफ से एक स्वयं सेवकों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर सकते हैं। वो महिला स्वयंसेवक भी होंगे, पुरुष स्वयंसेवक भी होंगे, युवा भी होंगे, वानप्रस्थी भी होंगे, जो वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उनको आजीवन स्वास्थ्य दिलाने में सहायक हो सकते हैं। तो इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो आपका नेशनल वेबिनार है, उसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों से ये निवेदन है कि वो ठीक प्रकार से जो भी जानकारी दी जाए उसको जाने, समझें और उसको करने का प्रयास करें। इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का, आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और उप कुल सचिव महोदय, जो हम लोगों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ऐसे, और जो अतिथि के रूप में डॉक्टर अनंत बिरादर जी, डॉक्टर कपिल देव मिश्रा जी, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, और जितने भी विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ योग गुरु के रूप में जुड़े हुए हैं, उन सब का हम हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और वो इस विषय को ठीक प्रकार से जो प्रतिभागी उन तक पहुंचाएं, ऐसा हम अनुरोध करते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा प्रदान किया गया वक्तव्य